नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दूसरे चरण यानी कि 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है और उन्हीं 9 जिलों में से एक जिला है बरेली, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं। बरेली की अगर बात करें तो यहां पर लगभग 35% मुसलमान आबादी है और इस बरेली में आज खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने चुनावी रैली की, चुनावी प्रचार किया और बरेली से सटे रामपुर में अखिलेश यादव ने अपना दमखम दिखाया। अखिलेश यादव ने अपना दमखम तो दिखाया चुनावी शोर के बीच, लेकिन आज एक ऐसी खबर उत्तर प्रदेश में आई जिसने सियासी हलचल को बहुत तेज कर दिया और उस सियासी हलचल के चलते समाजवादी पार्टी की घेराबंदी शुरू हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से एक लड़की की लाश बरामद हुई और उसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी का वार पलटवार शुरू हो गया। ये खबर उन्नाव से आई जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान खड़ा कर दिया। तो इसी घमासान पर वार पलटवार बहस के लिए मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सत्येंद्र यादव जी मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और बीजेपी के रितेश पाठक जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं शुरुआत चर्चा की सत्येंद्र यादव जी आपके साथ करूंगी। आप भी जानते हैं कि इस बार चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को इसी मुद्दे पर घेर रही है। अब समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से लड़की की लाश मिलना, आप बैकफुट पर हैं, दिक्कत आपके लिए आने वाले चरणों के चुनाव में? जी मैं आ रही हूं। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो विकास पुरुष हैं और विकास करने की बात को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। विकास की तो बात करते हैं, आपके नेता के खेत से लड़की की लाश मिल रही है। देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं है। ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने की बात है। अगर उन्नाव की बात है तो आप कुलदीप सेंगर की बात करिए। उन कुलदीप सेंगर जिन पर बलात्कार का आरोप है, हत्या का आरोप है और आदमी जेल में बंद है, आप कुलदीप सेंगर के ऊपर भी मीडिया ने बात की और मीडिया का ही असर है कि आज कुलदीप सेंगर जो है वो सलाखों के पीछे हैं। बीजेपी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। हाथरस में लड़की का चोरी छिपे दाह संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। लगातार जिस तरीके से आवाज उठ रही है कि उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को घेर तो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन स्थिति उतनी खास नहीं है जितनी आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मैडम, हमारे यहाँ जो हाथरस की घटना जो थी, पूरे कार्यकाल में एक घटना इस तरीके की हुई, उस पर हमारा बहुत ही ज़्यादा खेद था। हमारे नेताओं ने भी इस पर खेद करा, लेकिन वो घटना जो भी घटित हुई थी उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का जो भी दोष मुक्त थे, वो लोग दोषी थे, तो उनके खिलाफ जो भी चीज़ कार्रवाई की गई। लेकिन हमारे यहाँ जो अपराधों का ग्राफ था उस पर पूरी तरीके से अंकुश थी। और हमारे यहाँ लखीमपुर कांड में जो आशीष मिश्रा टेनी को जो जमानत मिल गई है, आपको नहीं लग रहा आने वाले समय में इस चरण के चुनाव में आपको नुकसान होगा? देखिए, एक चीज है, एक मिनट देखिए, कोर्ट के अंदर जो मामले विचाराधीन होते हैं उसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल दो तरीके के ऑफेंस होते हैं और वो नॉर्मल ऑफेंस था इसलिए वो जेल में थे, लेकिन कोर्ट को नॉर्मल ऑफेंस था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। नॉन वेलेबल कहा आपने, पूरी बात नहीं थी। नॉन वेलेबल यानी कि बेल नहीं होनी थी उसमें, लेकिन जब जुडिशरी में चलते चलते जब ये कंडीशन बनी है, जब जुडिशरी में जजों ने इस चीज को देखा है तो किसी कंडीशन में उसको बेल दी है। ये न्यायालय का मामला, ये सत्ता का प्रभाव ने बेल दिलाई। दर्शकों के बीच में अब मैं जाऊंगी। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मेरे साथ इस पूरे दर्शकों की भीड़ में महिला बैठी हुई है। कानून व्यवस्था पे लेकर आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी बैकफुट में, नेता के खेत से लाश मिलना? देखिए, ये अगर कोई मिली है तो बहुत ज्यादा हमें इसका अफसोस है, पर वो सपा के हों ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कह रही हैं कि वो सपा के है ही नहीं। मैं रुक करना चाहूंगी, बताइए। ये तो कह रही हैं कि सपा के है ही नहीं, खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए। समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं। कौन समाजवादी के नेता नहीं है जिनके खेत से लाश मिली है लड़की की? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुद्दों से भटकाने का काम जो है सपा करती है, ना कि भाजपा करती है। आप देखिए कि जब ये चुनाव आता है कोई ना कोई ऐसा प्रोपंडा पैदा हो जाता है। एक धार्मिक परिधान पहनकर जो लड़की स्कूल में पढ़ने गई और उसको लेके बहुत मुद्दा जो है पूरे विश्व में चलने लगा। तो आप देखिए, तो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी जाएगी या हिजाब पहना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।
उत्तर प्रदेश में क्या आपको लग रहा है कि जो हिजाब का मुद्दा है वो असर करेगा आने वाले चरणों के चुनाव में, जिस तरीके से हिजाब के मुद्दे को उठाया जा रहा है? ध्रुवीकरण? यह कोई ध्रुवीकरण नहीं है, हिजाब का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है कन्याओं की सुरक्षा, मुद्दा है किसान की सुरक्षा, मुद्दा है और किसानों के लिए उचित मूल्य मिले, मुद्दा है कि लोगों के लिए रोजगार मिले। ये सारे मुद्दे हैं। ठीक है, लगातार आपके ऊपर ये आरोप कि आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जा रहा है ताकि आपको आने वाले चरणों में उसका फायदा हो सके, और असुद्दीन ओवैसी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा। देखिए, ये मुद्दा किस जगह से उठा था ये सबको पता है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल के, ये उनके बीच का मुद्दा है। हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, ये उन्हीं की समस्या है। हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो आज स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं पढ़ने, तो जब उस खुद कॉलेज के ड्रेस कोड को चाहती हैं तो उसमें ये चीज को मुद्दा ही नहीं लेके आना चाहिए। हम लोग इस मुद्दे को नहीं कर रहे हैं कि हिजाब हमारे यहाँ तक, यानी कॉलेज में एक ड्रेस कोड होना चाहिए, धार्मिक अपने कपड़े पहनकर आना जाना नहीं अलाउड होना चाहिए। हाँ, हम स्टूडेंट हैं, हमारा सवाल रितेश जी भाजपा से है, आप छात्र राजनीति से रहे हो, ये हालात कर दिया आपने। सब छोड़िए, इसके हिंदू मुस्लिम छोड़िए, सब सुरक्षित है देश में, हिंदू मुस्लिम छोड़िए। एक छोटा जोरदार ताली बजा दीजिए, सब सुरक्षित हैं। मेरा छोटा सा सवाल है, कोरोना काल में जो हाल हुआ, अरे एक मिनट कसम काटिए आप, सवाल राजनीति, कोरोना काल में लोगों की मौत हुई, आप मानोगे? परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के लड़के को इंजेक्शन नहीं मिला, एविडेंस दे रहा हूँ। यानी अव्यवस्था, कोरोना काल में अव्यवस्था का आरोप है। भाषण नहीं, आप सवाल पूछिए, सवाल आंसर जवाब के लिए मैं आऊंगी। सवाल अभी भाई कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा मुद्दा आप ही लोग बनाते हैं। क्योंकि कहाँ पे हो क्या रहा है कि इसमें इन लोगों ने भी इकट्ठा करा था हिजाब वाले मुद्दे को लेकर के, कोई बात नहीं करना चाह रहा, जबरदस्ती लेकर के ठीक चुनाव के समय पर वो मुद्दे को एकदम जिंदा कर। यानी आप सभी राजनीतिक दलों के ऊपर आरोप है कि आप लोग ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। सबसे ज्यादा दागी प्रत्याशी मैं नहीं कहता, अखबार कहता है, सबसे ज्यादा दागी प्रत्याशी भाजपा में है। ये बताइए इन्होंने महिलाओं को कितने टिकट दिए हैं? महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनसे ही बेटी सुरक्षित नहीं है। चलिए ठीक है भाई, आप देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात आप करते हैं और एक भी महिला को आप टिकट नहीं देते हैं, ये एक बड़ा सवाल आपके लिए आया हुआ। देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ पर जो चीज बदलाव की थी वहाँ बदलाव की, और जहाँ पर होते हैं वहाँ पर टिकट दिए जाते हैं। और ये बात, अगर ये बात कहते हैं कि नहीं, ये बात कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का जो नारा हमने सार्थक कर कहा है वो किसी ने नहीं करा। अभी हमारा भाई कह रहा था कि ये भ्रमित करने वाली बात करते हैं कि सुरक्षित नहीं है। ये हमारे भाई ने खुद स्वीकार करा कि मोदी और योगी जी की सरकार में ही हिंदुस्तान के अंदर बेटियां सुरक्षित है। बहन भाई, मोदी और योगी की सरकार में बेटियां सुरक्षित है। हाँ, सब लोग सुरक्षित है। अब बेटी पढ़ाओ वाली बात है तो जो हमारा दल है वह लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर सबको टिकट भी मिलता है और सब ऊपर तक जाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? नहीं, वंशवादी दलों में कोई और नहीं ला सकता। आप सवाल पूछिए, भाषण नहीं देने के लिए मैंने आपको माइक दिया। मेरा सपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना है, जो 2013 में यहाँ पे इन्होंने जो दंगे करवाए, यहाँ आगजनी हुई, यहाँ पे मारकाट हुई, लोगों की दुकानें फूंक दी गई, क्या ये दोबारा से ऐसा ही करवाना चाहेंगे क्या अपने शासनकाल में? बिल्कुल, देखिए जब पहले चरण का मतदान था तो गर्मी और चर्बी का जिक्र हो रहा था, अब दूसरे चरण का मतदान है तो दंगों की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है। ये आरोप आपके ऊपर, बताइए। जब दंगे कराने वाले ही सरकार में आ जाएंगे तो दंगे कहाँ से होंगे? आप खुद बताइए। दंगे कराने वाले सरकार में आ जाएंगे, ये एक बड़ा आरोप। दंगे कराने वाले सरकार में होंगे तो कहाँ से दंगे हुए ही कहाँ हैं? एक समय वो होता था कि निकलना मुश्किल था यहाँ पर। एक समय ये था, इस बरेली में जो हमारी नाथ नगरी है, यहाँ आला हजरत साहब है, खानकाह नियाज़िया, उनका सम्मान करते हैं। कभी दंगे, अब दंगे हो ही नहीं रहे, इसलिए अब दंगे ही नहीं हो रहे। चलिए बात कर लेते हैं भाई, अब तो दंगे हो ही नहीं रहे, ऐसा कहना है बीजेपी के नेता का। ये बात सही है मैडम। समाजवादी पार्टी कह रही है कि खुद दंगे करने वाले सत्ता में बैठे इसलिए नहीं हो रहे। ये निश्चित है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से किसी तरह का कोई भी दंगा इस सरकार के अंदर नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। लॉ और कानून की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से। भाई ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है ये। आप आइए। देखिए, मेरा नाम क्षमा गुप्ता है और सबसे बड़ी बात यह है, आज ही ताजा उदाहरण ले लीजिए। आज हम टीवी सुबह देख रहे थे तो रालोद सिंह के यहाँ पे डेड बॉडी मिली। ये इनकी सेफ्टी है समाजवादी पार्टी की? खुले देखिए, एक मिनट
आशीष मिश्रा टेनी का बेटा अगर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है तो आप कहते हैं कि भाई बेटा है, उसमें पिता की क्या गलती है। अब अगर खेत से एक लड़की की लाश मिल रही है तो वो समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि मेरे बेटे के ऊपर आरोप है, तो इसका भी जवाब होना चाहिए। मैम, पहले चरण में संजीव सोम ने पीठासीन अधिकारी को मारा और दलितों को पीटा है, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? पीठासीन अधिकारी को मारा संजीव सोम ने पहले चुनाव। एक मिनट मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, ये दंगों पर, मंदिर पर, मस्जिद के अलावा महंगाई पर कब बात करेंगे, एजुकेशन पे कब बात करेंगे? एक मिनट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, केवल इनसे समाजवादी पार्टी की जो समाजवादी पार्टी बिल्कुल बोलिए जोर से। मैं बिल्कुल ये पूछना चाहता हूँ, केवल ये नहीं, ये बताइए, कहते हैं कि महंगाई जब 70 साल कांग्रेस ने राज करा तो महंगाई पे ये लोग नहीं आए, कभी भी नहीं आए। जवाब ले लेती हूँ भाई, जब कांग्रेस का राज था तब तो आपको महंगाई याद नहीं आई, आज आप महंगाई कर रहे हैं। देखिए, जब सत्ता में आए तो इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके शीर्ष नेतृत्व से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्या वो किसानों की आय 2022 में दुगनी करने की कही थी, तो क्या आय दुगनी हुई? मैं पूछना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, महंगाई उस समय 60 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस का रोज ऊपर नीचे होना था, अब क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल देखिए, अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा टेनी, उनको अब जमानत मिल गई है, लेकिन यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि भाई पिता की क्या गलती है अगर बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। उधर अगर समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे की गलती से लाश मिल रही है, उसके ऊपर आरोप है, तो फिर नेता के ऊपर क्यों घेरेबंदी? देखिए, पहली बात तो हिंदुस्तान के कानून में जो बच्ची मैच्योर हो जाए या जो लड़का मैच्योर हो जाता है वो अपनी शादी करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है, वो माँ बाप की राय से अलग चला जाता है। जो आपके जो लखीमपुर वाली घटना की जो बात कर रही हैं, उसमें आप पिता को दोषी बना रही थी, जो आपने कहा उसका जवाब है ये कि टैनी जो था अभियुक्त था वो जेल गया, फिर उसके बाद और जो वहाँ की घटना हुई उसकी अभी जांच हो रही है, अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें और भी तथ्य मिले। तो यहाँ भी तो जांच हो रही है ना, यहाँ भी समाजवादी पार्टी के जिस नेता की आप बात कर रहे हैं उसके बेटे के ऊपर आरोप है, तो यहाँ तो आपकी तरफ से घेराबंदी हो रही है। अरे ये जो क्या नाम शिक्षक भर्ती 69,000 में 20,000, सुनिए, SC OBC और BC इनको छुपाया गया, इनके बारे में ये नहीं दिया। अरे मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर ये सवाल है। एक और टेनी जी के बेटे को इसलिए बेल मिली है कि उसमें जो रिपोर्ट दी गई थी कि उसमें कि गन्ने का खेत है, जहां पर मृत्यु हुई और वो गाड़ी खड़ी थी उसमें गन्ने का खेत नहीं है, इसलिए अत्याचार, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हाथरस वाली बहन के ऊपर अत्याचार हुआ नहीं। देखिए, अब बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है और इस बहस का सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के ऊपर घेराबंदी है लड़की की लाश को लेकर। आने वाले अगले 6 चरण में क्या समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं? पहले ही चरण में समाजवादी पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है और 6 चरणों के अंदर इतनी बढ़त हासिल कर लेगी कि आने वाले समय में भाजपा के लिए जो सीटें मिलेंगी वो 100 से भी कम रह जाएंगी। जवाब क्या कहा? ये कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी थी, बीजेपी क्योंकि हार रही है इसलिए इतना शोर। देखिए, कानून व्यवस्था पहले कैसी थी और अब कैसी थी, अगर मैं इसके लिए बोलने बैठूं तो जितना आप समय मुझे दे देंगे उतना कम पड़ जाएगा। हर मोड़ पे, हर रोड पे, हर चौराहे पे, हर तराहे पे, हर गांव में आप यहां से इस उत्तराखंड की बॉर्डर की लास्ट विधानसभा पड़ती है बेहड़ी और गाजीपुर तक आप चले जाइए, सड़कों का हाल मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं खुद गाजीपुर में एक चुनाव में था, वहां पे सड़कों का हाल ये था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली में रोड शो भी चल रहा है। क्या कह रहे हैं योगी? पहले चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का हौसला पस्त है, उधर बीजेपी कह रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन मुश्किल में है। योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने। आप देखिए ये खास बातचीत, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पश्चिम में जोर शोर से चुनाव प्रचार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रुहेलखंड की धरती पर पहुंचे हैं और यहां बरेली में सकरी गलियों में उनका रोड शो शुरू हो चुका है। आप देखिए, अपार जन समर्थन, सामने भारी भीड़ है और इन सकरी गलियों में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए। मुख्यमंत्री जी, कैसा लग रहा है बरेली में आपको रुहेलखंड आए हैं? देखिए, पश्चिम हो या पूरब, रुहेलखंड हो या बुंदेलखंड, चारों ओर भाजपा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने
प्रदेश के हित में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, प्रत्येक तबके के हित में जो कार्य किए हैं, जनता आज उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को अपना भारी समर्थन भी दे रही है। और सुरक्षा के मुद्दे पर जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, बेहतर कानून व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर जनता जनार्दन का अपार स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। योगी जी, आप पश्चिम में गए, प्रचार प्रसार किया और पहले चरण का चुनाव भी अब संपन्न हो चुका है। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोटिंग हुई वहां पर? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा अन्नदाता किसानों को मिला सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, बेहतर कोविड प्रबंधन, ये सभी मुद्दे थे और उस पर व्यापक समर्थन जनता जनार्दन का जो है, जनता जनार्दन को ये सब सुविधाएं मिली हैं, उनको सुरक्षा का एहसास हुआ है और वे लोग सभी इससे अभिभूत थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जातीय सीमाओं से ऊपर उठ करके वोट दिया है। जो लोग राष्ट्रवाद की बजाय जातिवाद को प्राथमिकता देना चाहते थे, जो लोग विकास की बजाय, सुशासन की बजाय भ्रष्टाचार और दंगों को प्राथमिकता देना चाहते थे, कल जनता जनार्दन ने उन्हें पूरी तरह खारिज किया है। गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी निकाल दो, जालीदार टोपी, इनकी क्या आवश्यकता है? देखिए, हर बयान समय की आवश्यकता होती है। जो लोग गर्मी दिखा रहे थे उनको कहा गया कि 10 मार्च के बाद एक गर्मी भी शांत हो जाएगी। जी, अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, भव्य राम मंदिर, काशी कॉरिडोर भी बन ही चुका है और अब क्या लगता है मथुरा के विकास की बात आप कर रहे हैं, तो उतना बड़ा मुद्दा बनेगा राम मंदिर का? ऑलरेडी वहां पर कार्य हो रहा है। मथुरा में भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके सरकार ने उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया। हिजाब को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई, आपको लगता है कि स्कूलों में इस तरह के जो धार्मिक कट्टरपंथी है वो हावी हो रहे हैं और इस तरह के जो वेशभूषा है धार्मिक, उनका प्रचलन होना चाहिए? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं, ये बहुत स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान का पूरा समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में दूसरे चरण का दंगल शुरू हो चुका है। सहारनपुर से लेकर रामपुर तक और बदायूं से लेकर बरेली तक चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। जब पहले चरण का मतदान था तो बात गर्मी और चर्बी की हो रही थी। अब दूसरे चरण के मतदान से पहले बात दंगों की और मुसलमानों की हो रही है। दरअसल 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर मतदान होना है उसमें मुसलमान आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन असली मुद्दा जो है वो तो हर नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान है। सवाल ये है कि ये जो मुद्दों की लंबी फहरिस्त है, इसमें रोटी, कपड़ा, मकान कोई मुद्दा है या मुद्दा ही नहीं है, और अगर मुद्दा है तो फिर किस नंबर का मुद्दा है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जो योगी आदित्यनाथ, ये झूठ बोलने वाले लोग, ये कमाल के, इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। कब्रिस्तान की बाउंड्री आप बोलेंगे ना, जब विकास कब्रिस्तान का कराया है तो वोट भी वहीं से लेंगे। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को
जरूरत नहीं है उसमें। कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं? देख लीजिए मेहरबान कदरदान भाइयों और बहनों, माताजी और बाबूजी, आप संभल के हो या फिर शाहजहांपुर के, रामपुर के रहने वाले हो या फिर बरेली या बिजनौर के, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं इस बात का फैसला करने के लिए कि आप अगले 5 साल के लिए किसके हाथ में राज्य की बागडोर सौंपने जा रहे हैं। कहते हैं चुनाव तथ्यों पर काम करता है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी सुनकर लगता है कि चुनाव तो सिर्फ इमोशंस यानी भावनाओं पर ही काम करता है। जैसे ही भावनाओं से जुड़ा कोई मुद्दा मिला, उसे नेता हाथों हाथ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ओवैसी का संभल में दिया वो बयान सुनिए जो उन्होंने कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद पर दिया था। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान यूपी के संभल में दिया था। संभल उन 9 जिलों में से एक है जहां 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। संभल हॉर्न बोन प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। ये उत्पाद मरे हुए जानवरों के सींगों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जो बेहद मशहूर हैं। लेकिन कोरोना वायरस के आने के बाद से संभल में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि उद्योग फीका पड़ चुका है। पर चुनावी रैलियों में नेताओं को बेरोजगारी से पहले हिजाब की चिंता है और उसकी वजह भी है। दरअसल संभल में 33% मुस्लिम आबादी है। जो असदुद्दीन ओवैसी खुद को मुसलमान के सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर पेश करते हो, वो मुसलमानों से जुड़े ऐसे मुद्दे को हाथ से कैसे जाने देते। दरअसल दूसरे चरण के चुनाव में सारा खेल इसी बात में छिपा है। जिन 9 जिलों में मतदान होने जा रहा है, उनमें से ज्यादातर जिलों में मुस्लिम आबादी हार जीत का फैसला करने की ताकत रखती है। ये बात समझने के लिए आप इन आंकड़ों पर गौर करिए। सहारनपुर में 42% मुस्लिम आबादी है, मुरादाबाद में 47% मुस्लिम आबादी है, बिजनौर में 43%, तो अमरोहा में 41% मुसलमान है। रामपुर में सबसे ज्यादा 51% मुसलमान है, जबकि बरेली में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। जो जात पात देखे बगैर गृह मंत्री अमित शाह यूपी के बरेली में बीजेपी के लिए हुंकार भर रहे थे। अपनी रैली में अमित शाह ने 2 बातें की। पहले आप सुनिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। भाइयों बहनों, देश के 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर गया। ये अखिलेश बाबू कहते थे कि खून की नदियां बही। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर मारने की हिम्मत नहीं हुई। कंकर मारने दूसरे चरण का चुनाव शुरू होते ही बीजेपी ब्रिगेड कश्मीर और केरल का नाम लेना नहीं भूल रही। आज अमित शाह केरल का नाम ले रहे हैं। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को कश्मीर और केरल नहीं बनने देंगे। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। मतलब बयान ऐसे जिससे ध्रुवीकरण का माहौल बने। जहां तक बरेली की बात है तो बरेली जरी जरदोजी की बेहतरीन कारीगरी के लिए जाना जाता है।
लेकिन कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के बाद से इस उद्योग को झटका लगा है। लेकिन सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी का बरेली वाला बयान जो उन्होंने कल ही दिया। क्या रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है ये पॉलिसिंग नहीं है सरकार की, उनका काम है ना। अगर वो हम पर जो गोली चलाए उनको बुलेट पर भरोसा है, उनको बैलेट के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है। बरेली के बाद अब आपको सहारनपुर जिले ले चलते हैं जो अपने शानदार नक्काशी वाले फर्नीचर बनाने के लिए जाना जाता है। 42% मुस्लिम आबादी वाले सहारनपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। सहारनपुर की 7 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर का दावा है, लेकिन कांग्रेस, बीएसपी और ओवैसी का फैक्टर भी काम कर रहा है। सहारनपुर का नाम आते ही इमरान मसूद का नाम सामने आता है, जो चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए। इमरान मसूद पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर पहली बार चर्चा में आए थे। इमरान मसूद का दावा है कि सहारनपुर की 7 सीटों पर बीजेपी वर्सेस एसपी है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 7 में से 4 सीटें जीती, लेकिन मुस्लिम आबादी वाले इलाके में चुनाव का मुद्दा क्या है ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने सहारनपुर के लोगों से बात की। हम तो सरकार से यही मांगे, कोई भी सरकार है, कि रोजगार को बढ़ावा दे और रोजगार के रास्ते खोलने चाहिए, फैक्ट्री लगाने चाहिए, उद्योग लगाने चाहिए। सरकार तो काम ठीक ही कर रही है, सबका साथ सबका विकास, और गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी हमारे यहाँ से बिल्कुल खत्म है। सुना आपने, लोगों को रोजगार चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों को पूरा करने की गारंटी चाहिए। नेताओं के बयानों के बीच असली मुद्दे क्या हैं, ये टटोलने के लिए हम दूसरे चरण के 9 जिलों की अलग अलग सीटों पर जनता की नब्ज टटोल रहे थे और अगला नंबर था मुरादाबाद का। पीतल उद्योग के लिए मशहूर मुरादाबाद में 52% हिंदू हैं और करीब 47% मुसलमान। हिंदू और मुस्लिम आबादी का समीकरण बताता है कि ऐसे हिस्सों में ध्रुवीकरण का पासा क्यों फेंका जाता है। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद की 6 की 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने सभी हिंदू उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। यूपी का मुरादाबाद जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में जब बीजेपी की हिंदुत्व की लहर थी, बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार थी, तब भी मुरादाबाद की 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा मुरादाबाद में मौजूद थी। बीजेपी और एसपी ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, उसके बाद मन में सवाल था कि क्या हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक ही चुनाव में हार जीत का पैमाना है, और इस सवाल का जवाब प्रतिमा ने मुरादाबाद की जनता से पूछा। विचारों के मतभेद हैं, आपस की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता जो है और मुरादाबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखा जाता है। भाई ये मेरे किसी विचार से सहमत नहीं है, मैं किसी से सहमत नहीं हूँ। ये जैसे कर रहे हैं अखिलेश यादव की सब बात मैं कर रहा हूँ, योगी जी की बात कि उनका कार्यकाल 5 साल का बहुत अच्छा रहा। पार्टियां कितना ही हिंदू मुसलमान कर लें, लेकिन सच ये है कि कोरोना ने मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। सबसे पहले पीतल के कारोबारी अपनी समस्याओं का इलाज मांग रहे हैं। दूसरे चरण में 55 सीटों पर मुस्लिम आबादी हार जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है, और यही वजह है कि बीजेपी गठबंधन ने एक मुसलमान को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। बीएसपी ने 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी 20 मुसलमानों को टिकट दिया है। चलिए अब आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले रामपुर लिए चलते हैं, जो दूसरे चरण के चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। रामपुर में एक तरफ हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, तो दूसरी तरफ हैं रामपुर का नवाब खानदान। इत्र की भी शीशी बनती है, सुगंध वाले लोग हैं हम लोग तो, और जो दूसरे लोग हैं उनसे बच के रहना, वो नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था, और इस बार
उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा 51% मुस्लिम आबादी वाला रामपुर आजम खान का गढ़ कहा जाता है और इस वक्त वो जेल में है। हालांकि प्रियंका गांधी ने जब रामपुर और मुरादाबाद के मंच से हुंकार भरी तो जनता के रोजगार पर सवाल पूछा था। जब राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं? असली मुद्दे क्या हैं ये जनता भी जानती है और पार्टियां भी, लेकिन इस सच से कैसे इनकार किया जा सकता है? जब हिंदुत्व की लहर पर बीजेपी सवार हुई थी तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 55 में से 38 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि एसपी को 15 सीटें मिली थी। बीजेपी पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस बीएसपी तक अपने नंबर बढ़ाना चाहती है। लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो ईवीएम का बटन दबाकर ही वो बताएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।